नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू टू पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स फॉर 15 जून 2021। सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ आइटम्स लेकर हाजिर हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे एक्सपीरियंस का अच्छा लाभ लेंगे और एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम पीटीज आईएएस एकेडमी। ये जो हमने करंट अफेयर सीरीज शुरू की है, ये किन के लिए है? दिस इज फॉर ऑल द वेरी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट्स, ऑल द सीरियस स्टेट पीएससी एस्पायरेंट जिनको एडिटोरियल्स वगैरह बहुत अच्छे से समझना जीएस के लिए ज़रूरी है। सभी टॉपिक्स के, ये सिलेबस के सभी हिस्सों को कवर करता है। वो सभी लोग हु विश टू सेव टाइम एंड एफर्ट, और वो सभी जिन्हें सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी अच्छी लगती है और नोट्स बनाने को लेके जो बहुत गंभीर हैं। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं पीटीज एनालिसिस नंबर 1। तो आज मैं आपके लिए 6 एनालिसिस लेकर हाजिर हूं और ये हमारा क्लास सेशन नंबर 2 है और ये एनालिसिस नंबर 1। तो मैंने हिंदू अखबार से आज से ये पहला लिया है, एन एलीट क्लब। शुरू करें तो ये G7 के ऊपर है, बहुत बढ़िया समरी आपको मिलेगी। G7 का जो जून में सम्मेलन हुआ 2021 में, उसमें से 2 बड़े स्पष्ट संदेश निकल कर आए, ऐसा हिंदू का एडिटर कहता है। पहला संदेश क्या था भैया? कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को बता दिया, अमेरिका इज नाउ बैक। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को पूरी तरह से आइसोलेट करने पे तुले थे, मल्टीलैटरलिज्म खत्म करने पे तुले थे, अमेरिका लौट आया है। और दूसरा बड़ा संदेश क्या था? कि हम सब मिलकर चाइना से टक्कर लेंगे, चाइना से लोहा लेंगे। इसी वजह से चाइना ने सामने से स्टेटमेंट जारी करके बोला कि दिस इज द कोल्ड वॉर मेंटालिटी। फर्स्ट, पहला मैसेज क्या था? कि अमेरिका इज बैक। अब अमेरिका ने कमिट कर दिया है कि 100 करोड़ वैक्सीन गरीब देशों को देंगे। तो G7 ने कमिट किया है ये अमेरिका के प्रोडिंग पे। और उसके अलावा सारे G7 के देश मिलकर $12 ट्रिलियन का पैंडेमिक रिकवरी प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी समिट हो, यानी कि एक लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन हो 2021 में, ताकि चाइना को हम कड़ा जवाब दे सकें कि तुम्हारा ये अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट मॉडल, इसका जवाब हमारे पास है। और इसीलिए जो संदेश जारी हुआ कम्युनिके ऑन ओपन सोसाइटीज, वो चाइना को टारगेटिंग था। उसी में जो बाइडेन ने दुनिया की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी अवेलेबल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनको आमंत्रण दिया। उसके अलावा बिल्डिंग बैक बेटर का जो स्लोगन G7 ने दिया, वो दरअसल अमेरिका से ही कॉपी किया हुआ है। दूसरा बड़ा संदेश क्या था? कि भैया पूरे के पूरे 7 G7 नेशन जो हैं, चाइना को लेके अपने कम्युनिके में 4 नकारात्मक बातें कहते हैं। पहला, चाइना ने जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ और हांगकांग में डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट के साथ किया है, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। चाइना की जो अप्रोच है इकोनॉमी की, वो एक गैर बाजार अप्रोच है, मतलब राज्य ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मतलब सब कुछ डिस्टॉर्टेड है। चाइना सीज, यानी कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना जो दादागिरी कर रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। और चौथा, कि भैया कोविड वायरस आया कहाँ से, जरा हमको एक बार जांच तो कर लेने दो। बेसिकली चाइना को दबाने की तैयारी, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। G7 का जो एग्जिस्टेंस रहा है कि भाई सबसे अमीर देशों का एक एलीट ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं अब एनाक्रोनिस्टिक हो गया है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है समय और देश और परिस्थिति के हिसाब से, समय और काल परिस्थिति के हिसाब से अब वो गलत लगने लग गया। क्योंकि इसमें चाइना और इंडिया नहीं है, तो इनके बिना तो कोई भी बड़ा ग्रुप आज कंप्लीट नहीं हो सकता दुनिया का। इनफैक्ट EU जिस प्रकार यूरोपीय देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार शायद G7 उतना अच्छा नहीं कर पाए। और नेचुरली 1975 जब पहला सम्मेलन हुआ, वो 2021 तो नहीं ही था ना, और 2021 तो 75 नहीं ही है ना। इंडिया G7 पर एक स्पेशल गेस्ट रहा है, 2003 से रहा है। और भारत ने कभी भी G7 के, वी वर नेवर ओवर ऑड, उनके से बहुत ज़्यादा प्रभाव में आके अपनी नीतियां बदल ली हों, ऐसा नहीं है। जो आउटरीच थी उसमें चाइना एग्रेशन एंड एलएसी मेंशन नहीं हुआ, लेकिन पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की बातें G7 के आउटरीच में कही गई, जिसमें भारत भी था। भारत जॉइंट कम्युनिके ऑन ओपन सोसाइटीज के कई हिस्सों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। इन हिस्सों में, इस कम्युनिके के ओपन सोसाइटीज वाले में क्या कहा गया जिससे भारत चिंतित था? बढ़ती हुई अथॉरिटेरियनिज्म, यानी दादागिरी वाली सरकार, इंटरनेट के शटडाउन, इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन। अब ये सारे वो एरियाज हैं जहां पिछले 7 सालों में वर्तमान सरकार की कई बार आलोचना लोकल और ग्लोबल मीडिया ने की है। लोकल ने तो खैर बहुत कम की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जो वर्चुअल समिट को एड्रेस किया ओपन सोसाइटीज का, उन्होंने कहा कि भारत इतना तगड़ा लोकतंत्र है और यहाँ इतनी सारे राइट्स अवेलेबल हैं कि हम तो आपके प्राकृतिक मित्र हैं। लेकिन ये जो बात कही गई, कहीं ना कहीं इट्स नॉट स्क्वेयरिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020। तो ये तो हमारा आज का पहला एडिट। अब आपको इसकी छोटी सी समरी निकाल के कमेंट्स में लिखनी है। आई होप आपको मजा आया। आज का दूसरा एनालिसिस तैयार है। अब हम चल रहे हैं टेनिस की फील्ड पर। यह सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का हिस्सा है और बीच बीच में थोड़ा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए भाई, नहीं तो लाइफ में मजा ही निकल जाएगा। तो सर्बिया के जो टेनिस लेजेंड हैं नोवाक जोकोविक, उन्होंने ओपनली कह दिया है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो भैया मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम टाइटल चाहिए मेरे नाम पे, आज तक के टेनिस के इतिहास के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा। मतलब इन्होंने तो ओपनली ये बोला हुआ है और अब वो उस दिशा में जाते दिखाई भी दे रहे हैं। अभी उन्होंने जून में जो फ्रेंच ओपन रोला गैरो के जो मैदान पर होती है क्ले के कोर्ट पर, अपना 19th मेजर टाइटल जीत लिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, 365 दिन के एक साल में कौन से 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स होते हैं? वो चारों मेजर कॉम्पिटिशन्स का नाम क्या है, उनके मैदानों का नाम क्या है और वो किस ऑर्डर में होते हैं? क्या मुझे कमेंट हेड में बता सकते हैं? जरा पार्टिसिपेशन का लेवल अच्छा रखें, सेशन को लाइक और शेयर करें और अपने 10-15 साथियों से हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो इनका ये 19th मेजर टाइटल हो गया फ्रेंच ओपन में और उस फाइनल में उन्होंने अपने से बहुत ज्यादा युवा 12 साल छोटे लड़के स्टेफानोस सिसिपास को हरा दिया और रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जो हैं, जो सबसे बड़े हैं टेनिस के नाम, उनके नाम पे 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ऑलरेडी हैं। समझ में आ गया? इंडिविजुअल टाइटल्स। अब ये इनका 19th है तो ये बस उनके करीब पहुंचने ही वाले हैं। तो नोवाक जोकोविक जो हैं वो ये बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि भाई मुझे मैक्सिमम के साथ रिटायर होना है। और अभी तक क्या स्थिति है, चारों स्लैम्स जो हैं, चारों स्लैम्स को जोड़ो तो ग्रैंड स्लैम बनता है, उन्होंने कम से कम 2 बार जीत लिए हैं। और आज के पहले केवल रॉय एमरसन और रॉड लेवर ये चारों को 2 बार जीते थे। तो भैया चारों के नाम बताओ, कहीं उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन तो नहीं है, यूएस ओपन तो नहीं है, फ्रेंच ओपन तो नहीं है, विंबलडन तो नहीं है, या कुछ और है? बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतिहास के तीसरे। बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है नोवाक की? एक व्यक्ति के रूप में बहुत शांत स्वभाव और मार खाने के बाद भी उठ के लड़ाई करने की ताकत, रेजिलियंस, ये जो इनमें देखी गई है ये बहुत कम खिलाड़ियों में देखी जाती है। यहां तक कि रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के अंदर भी कम देखी गई है। 2020 के फाइनल में फ्रेंच ओपन में इनको राफेल नडाल ने बच्चों के जैसे हरा दिया था 6-0, 6-2, 7-5। उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति इमोशनल डिप्रेशन में जाके सरेंडर करके भाग जाता, लेकिन ये भाई साहब अगले साल आए और राफेल नडाल को ही हरा दिया उन्होंने, बुरी तरह से हरा दिया इस साल। इसको कहते हैं रेजिलियंस। तो जोकोविक जो हैं, ये कई लोग ऐसा कहते हैं और हिंदू का एडिटर तो कहता ही है कि इस टेनिस युग के सबसे कंप्लीट प्लेयर है क्योंकि उनका बैलेंस, फुटवर्क, टाइमिंग जो है परफेक्ट है। नडाल जो है समय के साथ बहुत आक्रामक हो गए, जोकोविक के साथ ऐसा नहीं है। और फेडरर जो है वो रैकेट का हेड और वो सबका शेप बदला है, लेकिन नडाल जो है और सिसिपास जो है, उन्होंने इस साल जोकोविक का बेस्ट परफॉर्मेंस देखा और ये अनुभव कम से कम राफेल नडाल और ग्रीक स्टार स्टेफानोस सिसिपास के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा होगा कि कहां इसके सामने पड़ गए। गोल्डन ग्रैंड स्लैम अब इनके रीच में है। गोल्डन ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है चारों मेजर स्लैम कॉम्पिटिशन्स और ओलंपिक गोल्ड, क्योंकि टोक्यो वाले तो भैया कसम खा के बैठेंगे हम तो ओलंपिक कराएंगे ही कराएंगे। मतलब मान ही नहीं रहे जापानी, वो तो बोले कोरोना हो फोरोना हो हमको तो ओलंपिक करना, इतने पैसे लगा दिए अब क्या करेंगे। पैरेलल में चेक रिपब्लिक की फर्स्ट सिंगल्स विमेन चैंप जो पेरिस में आई हैं 40 साल में, बारबरा क्रेग्जिकोवा, उन पर भी नजर रखना जरूरी है, वो इमर्जिंग स्टार है। मजा आया आपको? समरी निकाल के बताइए। और कितने लोगों को टेनिस फॉलो करने में इंटरेस्ट है? प्रिंस अनुपम हमारे स्टार हैं पश्चिम बंगाल से। आपने बड़ी बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हाल ही में क्लियर की है और जो बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन है बीपीएससी, उसकी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में अच्छा रैंक लेकर आए हैं। बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल आपने लिखा है, आपको हमारी शुभकामनाएं। आप सब भी जरा प्रिंस अनुपम को अच्छी खासी शुभकामनाएं दे दीजिए भैया, तो हमें भी जरा मजा आएगा। रोहित सिंह राजपूत मध्य प्रदेश से हैं। आपने बहुत प्यारी प्यारी एग्जाम्स क्लियर की और आप हमको फॉलो करते आए हैं। आपको भी जरा शुभकामनाएं कमेंट थ्रेड में सब बच्चे दे दें। ये मैं इनके टेस्टिमोनियल इसलिए लाया हूं कि आप सबको थोड़ा जोश आए। प्यारे दोस्तों, आप चलते हैं और आप जरा टेस्टिमोनियल हमारी सेवाओं से प्रभावित हों
तो इन लिंक्स पे जाके दे सकते हैं, नीचे कमेंट में लिंक दी है। अब आते हैं रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर लेटर। तो सुशांत सिंह जो हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक मामलों पर, डिफेंस मामलों पर लिखते हैं हिंदू में, और इन्होंने बोला है कि गलवान की लड़ाई को 1 साल हो गया तो हम कहाँ पहुंचे। देखिए 15 जून 2020 को पहली बार चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में हाथों से झड़प हुई, 1975 के बाद पहली बार। और जब हुई तो उसमें कई सैनिकों की दुखद मृत्यु हो गई, शहादत हो गई भारतीय सैनिकों की। हालांकि दोनों ही सरकारों ने पब्लिकली अभी तक कुछ नहीं बोला है कंप्लीट डिटेल्स के साथ। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट पिछले 13 महीनों में लद्दाख पे पॉइंट वाइज ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है। अगर दिया है तो डिफेंस मिनिस्टर की स्पीचेस हुई हैं पार्लियामेंट में, जिसपे किसी भी एमपी को सवाल पूछने की इजाजत स्पीकर ने नहीं दी थी। रीजन यह दिया गया है कि ऑफिशियल सिक्योरिटी हमारा कारण है कि हम नहीं बता सकते। सुशांत सिंह कहते हैं कि वास्तविक रीजन यह है कि वर्तमान सरकार के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है, क्योंकि सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री स्वयं बोल चुके थे कि न तो कोई घुसा है न कोई घुसाया है, जबकि साफ साफ पता है कि भारत के बहुत सारे हिस्से पे चीनी सैनिक आगे तक घुस के अभी तक बैठे हैं, डिसंगेज नहीं कर रहे हैं, और सबसे खराब डेप्सांग प्लान में। तो डॉजिंग डिनायल डाइग्रेशन हुआ, ऐसा हिंदू का एडिट कहता है। फैक्ट क्या है, पीएलए अब ऐसी कई जगहों पर अपना तंबू गाड़ के बैठ गया है जो पहले भारत के कंट्रोल में थी अप्रैल 2020 तक। एलएसी लद्दाख की क्राइसिस जो आई, इसका टाइमिंग बड़ा अजीब रहा। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा इवेंट भारत में करके गए, और उसके ठीक 1 साल पहले ममल्लापुरम तमिलनाडु में स्वयं मोदी जी ने शी जिनपिंग को बुलाकर दूसरी अच्छी सक्सेसफुल समिट की, और उसके ठीक बाद ये यहां पर घुस गए। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी कोई ऐसी खास मीटिंग इसके ऊपर अभी तक हुई नहीं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन आज स्थिति सेना के नियंत्रण में है। 60,000 सैनिक हमारे वहां तैनात हैं, और पूरा का पूरा एलएसी पर चाइना और अधिक इंग्रेस न करे, यानी पीएलए और अधिक अंदर न घुसे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। लेकिन पीएलए तो ऑलरेडी गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक में भारतीय लाइन के इस तरफ घुस चुका है, तो उसके पास एक टैक्टिकल एडवांटेज है। लेकिन ये सब तो छोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं डेप्सांग के मैदान। डेप्सांग प्लेन में चाइना के पास काफी ज्यादा एडवांटेज आ गया है, और इस साल फरवरी मार्च में वादा खिलाफी करके चाइना ने डिसंगेज किया ही नहीं, जबकि भारत ने पेंगोंग सो झील और कैलाश रेंज जो ऊपर अपनी चोटियां हासिल की थी वो छोड़ दी, ये सोच के कि पीएलए अपनी जगह छोड़ेगा। अब पीएलए और चाइना के लोग तो भैया दे आर नोन धोखेबाज, यानी आपने मान कैसे लिया कि वो मानेंगे? वो तो नंबर 1 के झूठे लोग हैं, और उन्होंने वो साबित कर दिया। वो पीछे हटे ही नहीं, तो आपका एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब, जो सबसे बड़े जनरल हैं भारत के, उन्होंने अपनी सेना का पूरा रुख पाकिस्तान से हटा के चाइना कर दिया, और खुल के बोल दिया कि भैया हमारा असली खतरा तो चाइना है। अब ये दोनों मिलके कश्मीर के पूरे क्षेत्र में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ये बात भारत सरकार को समझ में आ गई। इसी को कोल्यूसिव थ्रेट कहते हैं, और इसी वजह से बैक चैनल पीस टॉक्स पाकिस्तान के साथ सरकार ने शुरू करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर करवा लिया, जो कि एक बहुत ही वाइज मूव है। भारत और अमेरिका अब इस मुद्दे पे आपस में बात कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन के अंडर, उन्होंने इसके ऊपर साफ साफ वक्तव्य भी दे दिया है, और भारत अब अमेरिका की सेना से एमडीओ सीख रहा है। एमडीओ क्या होता है भैया? मल्टी डोमेन ऑपरेशन। मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्यों? क्योंकि जो पीएलए है उसने टेक्नोलॉजी में इतना भयंकर इन्वेस्टमेंट कर दिया पिछले 10 सालों में, ड्रोन वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर इत्यादि, कि भारत को तो लड़ना पड़ेगा। चाइना इस सब के बावजूद पिछले 2020-21 में चाइना भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया, ये जमीनी हकीकत है। और भारत का 13% व्यापार अब चाइना के साथ होता है। एक तरफ वो, एक तरफ ये। भारत ने चाइना को वैसे ये साफ बोल दिया है कि अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटे जब तक नहीं आएगा। स्टेटस को एंटे का मतलब होता है स्टेटस को एंटे बेलम, यानी युद्ध होने के पहले की यथास्थिति लेकर आओ, स्टेटस को एंटे बेलम। तो मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में स्टेटस को एंटेबेलम क्या होता है। तो जब तक आप ये नहीं करोगे स्टेटस को एंटेबेलम रिस्टोर, हम आपसे कट्टी रहेंगे, आपसे बुच्ची नहीं होने वाले, आपसे हमारी कोई दोस्ती नहीं। बच्चों में होती है ना कट्टी और बुच्ची, अब हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे जब तक आप स्टेटस को एंटेबेलम। चाइना मान ही नहीं रहा है, चाइना तो सुन ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गई है दोस्तों? सुशांत सिंह हमें वार्न करते हैं, चाइना हमारे लिए एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन गया है जहां चाइना ने खुद को सीधे सीधे अमेरिका के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। वो भारत को तो कुछ मान ही नहीं रहा है, और इसका मतलब वो पीछे हटेगा नहीं अनलेस कुछ हो जाए बहुत बड़ा। और भारत
कभी भी अमेरिका और चाइना के बीच उभर रहे नए शीत युद्ध का हिस्सा बनना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब अब भारत के सामने ऑप्शन क्या है? चाइना के साथ एक बहुत ही अनईजी काम के साथ हमें जीना पड़ेगा और अपनी नज़रें खुली रखनी पड़ेगी। देखिए सीधी सी बात है, आज हमारी इकोनॉमी $2.7 ट्रिलियन की है, चाइना की इकोनॉमी $15 ट्रिलियन की हो चुकी है। इस गैप को तो भर पाना 10 सालों में पॉसिबल नहीं है ना, और इस वजह से इसका मिलिट्री फॉलोआउट ऐसा हो रहा है। आ गई बात समझ में? साथियों, हमारे बहुत ही शानदार करंट अफेयर के कोर्सेज चलते हैं, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। अगर आप जीएस को लेकर सीरियस हैं तो ये जो पावर ऑफ 10 का कोर्स है, आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी इस वीडियो के नीचे ही ज्वाइन का बटन है, उससे आप मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं पावर ऑफ 10 में, और नहीं तो पीटी साइट पर आकर आप इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, स्लाइड पे क्लिक करोगे, ये भी आपको साइट पे ले जाएगा। पावर ऑफ 10 में क्या होता है, महीने में 4 बार हम 2 से ढाई घंटे के बहुत डिटेल सेशन आपको कराते हैं, और ये जो 2-2 घंटे के सेशन अभी ऑलरेडी 52 सेशन पोर्टल में अवेलेबल हैं। तो आप आज से ज्वाइन करेंगे तो आपको 52 सेशन तो ऑलरेडी पढ़ने के मिलेंगे। जीएस की ऐसी तैयारी आपकी कहीं नहीं होगी, तो उम्मीद करूंगा आप में से कई लोग जुड़ेंगे। चौथा एनालिसिस है पॉलिसी डिफिकल्ट टू डिफेंड, यानी कि भारत की वैक्सीन नीति। देखिए, जून 2021 में भारत सरकार ने अपनी पूरी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया वैक्सीनेशन की, और राज्यों को बोला कि भैया तुमको तो वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं, अब मैं तुमको खरीद कर दूंगा। प्राइवेट सेक्टर को 25% टोटल खरीदी का वैक्सीन हम देंगे। अब ये प्राइवेट शेयर का जो निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, अगर भारत के टोटल वैक्सीनेशन सेंटर का काउंट लगाया जाए तो जितनी वैक्सीन इन लोगों को दी जा रही है, मतलब 25%, इनके जो टोटल वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो टोटल सेंटर का 25% नहीं है। मतलब पहले ही दिन से जो डिमांड सप्लाई मिसमैच होना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास तो उतने सेंटर ही नहीं है, तो उनको एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वैक्सीन्स डिलीवर्ड ज़्यादा ही मिलने वाली है। इसका मतलब सोशल इनिक्विटी बढ़ेगी। अब यहाँ सरकार का अजम्पशन क्या है? सरकार का अजम्पशन ये है कि भारत के 25% आबादी जो है वो अमीर आबादी है। अमीर आबादी यानी रिच क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लासेस, और ये तो वैक्सीन के लिए पैसा दे ही देंगे। 1000 रुपये 1500 रुपये इनके लिए कुछ भी नहीं है, और अगर 10 लोगों का परिवार है तो 10,000 20,000 रुपये इनके लिए कुछ नहीं है। देखिए, कभी भी जब वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में बेचने की बात होती है ना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कभी भी ये मत सोचना कि एक वैक्सीन कितने की, हमेशा सोचना कि एक परिवार को कितना खर्चा होगा। तो मिनिमम 5 से 10 से 15,000 का खर्चा एक परिवार में होता है, तब आपको एक सही सेंस आएगा। अब वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है, ऑथर हमारे बोलते हैं, एक ऐसी कमोडिटी है जिसे लगाने से सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है और प्राइवेट बेनिफिट कम होता है, क्योंकि समाज में हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो सब लोग बचेंगे। प्राइवेट आदमी पैसा थोड़ा कम लगा लेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ऑथर ने ये अपनी तरफ से असेसमेंट दिया है कि सरकार को बहुत गलत आइडिया है इंडिया की मिडिल क्लास की साइज का। भारत का मिडिल क्लास इतना बड़ा नहीं है जितना सरकार सोच रही है, और पैंडेमिक में ये और छोटा हो गया है। मार्केट्स सामान्यतः दुनिया भर में जितनी भी कमोडिटीज की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज ज्यादा होती हैं, उनको हमेशा अंडर प्रोड्यूस करते हैं, और प्रिवेंटिव सर्विसेज जैसे कि वैक्सीन लगा के भविष्य की बीमारी बचनी, उसको प्रिवेंटिव कहते हैं, उनकी प्राइवेट डिमांड हमेशा कम होती है। क्यूरेटिव सर्विसेज की हमेशा ज्यादा, कि भाई दिल में दर्द हो रहा है तो इसका इलाज कर दो, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों में, उनको क्यूरेटिव कहते हैं। इसी को ठीक करने के लिए यूजर्स को हमेशा दुनिया में सब्सिडीज दी जाती हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज के लिए, वैक्सीन के लिए, और जो लोग नहीं लगाते वैक्सीन उनके ऊपर आप पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अब इसमें 2 इश्यूज हैं। पहली बात, अपर 25% मिडिल क्लास एक्चुअली उतना बड़ा है ही नहीं जितना सरकार समझ रही है, तो उनसे उतनी डिमांड नहीं आएगी, और उनमें जिनके पास पैसे हैं भी वो भी कोशिश करेंगे कि सरकारी फ्री वैक्सीन पहले ले लें, तो जो गरीब हैं उनकी क्राउडिंग आउट तो फ्री से भी हो जाएगी। अब ये 25% का फिगर आया कहां से? ये सरकार ने शायद हर्ड इम्यूनिटी के लॉजिक से, 60-80% वाले लॉजिक से लाया कि भारत के कम से कम 60-70-80% लोगों को जब तक टीका नहीं लगेगा हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं, शायद वहां से लेकर आए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि फ्री वैक्सीन लगने के बाद भी पुअर लोगों तक वैक्सीन ले जाना हमेशा बहुत दिक्कत का काम है, तो भारत में ये दिक्कत हर्ड इम्यूनिटी की तो बनी रहेगी इस स्ट्रेटजी में। तो सबक यह है कि भारत सरकार को अपना शेयर जो है वो आज 75% से बढ़ाकर 85-90% करना जरूरी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम आरोप न लगाएं, वो तो बेचारे वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको खड़ा किया गया है। असली पैसा इसमें मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग। और क्योंकि भारत सरकार ने पिछले साल से अभी तक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इतना बड़ा सपोर्ट इन कैपिटल टर्म्स नहीं दिया है,
तो अब वो तो आउट ऑफ पॉकेट के जो एक्सपेंसेस से इनकम होगी उसी से अपनी कमाई पूरी करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को लेकर इनका कहना है ऑल और नन अप्रोच हमारी खराब होती है, हम या तो प्राइसेस पर कैपिंग लगा देते हैं या सरकारें पूरी तरह प्राइवेट के फेवर में होती। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। फाइनली वो कहती हैं, ऑथर कहते हैं, गवर्नमेंट शुड हैव अ स्ट्रेटेजिक परचेजिंग थिंकिंग। भारत का फार्मा सेक्टर दुनिया की शान है, भारत की तो शान है ही है, और उसका रीच, इनोवेशन, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर सरकार की प्लानिंग ठीक हो जाए तो हम इसकी ताकत को यूज़ कर सकते हैं। पैंडेमिक ने ये सही मौका दिया है कि भारत में हेल्थ केयर में पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी मिक्स को रैशनली, ऑप्टिमली, लॉजिकली बनाने का समय आ गया है, नहीं तो ये संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। साथियों याद रखिएगा, थर्ड वेव और फोर्थ वेव तक के आने की संभावना रहेगी, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मत छोड़िएगा। अब फटाफट दो न्यूज़ और देख लेते हैं दोस्तों। ये आज का 5वां एनालिसिस होगा हमारे दूसरे सेशन का। तो भैया भारत में डेल्टा वेरिएंट का एक नया वेरिएंट आ गया है जो एंटीबॉडीज से बच के भाग रहा है। जो GISAID ग्लोबल लैब है, ग्लोबल रिपोजिटरी है, उसमें भारत के वैज्ञानिकों ने इसके डिटेल डाले। नाम है AY1B16172 तो ये जो है ये AY1 है, ये डेल्टा वेरिएंट का भी वेरिएंट है जिसमें K417N म्यूटेशन देखा गया, जो साउथ अफ्रीका के ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न में पहली बार देखा गया था। भारत को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी, इंसाकॉक को और ज्यादा करना पड़ेगा। भारत में मैक्सिमम कोरोना केसेस अब डेल्टा वेरिएंट के हो रहे हैं और इस डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है AY1B16172 एंटीबॉडीज जो होती हैं नए वेरिएंट्स के मुकाबले उतनी नहीं बन पाती जितना वैक्सीनेशन बनाने वाले कंपनियों ने जिन स्ट्रेन्स के खिलाफ सेल कल्चर करके या जैसा भी जो भी टेक्निक लगा के वैक्सीन बनाई, वो जितनी एंटीबॉडी शरीर में बनाता है, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से इन नए वेरिएंट और सब वेरिएंट के सामने उतनी एंटीबॉडी नहीं बना पाता। आपको समझ में आ गया। दूसरी बुरी बात यह है कि जो नया वेरिएंट आ गया B16171, ये वो जो नई दवाई आई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग, जो कि 50-50 हज़ार का एक पूरा डोज है एक पेशेंट का, कैसीरीवीमैब और इमडेवीमैब, इसमें भी थोड़ा सा रेजिस्टेंट है। और आज की आखिरी खबर है बिन्यामिन नेतन्याहू के युग का अंत। बिन्यामिन नेतन्याहू, जिनको इजराइल का किंग बीबी कहा जाता है, 12 साल से लगातार पीएम थे, लेकिन अब कनेसेट यानी उनकी पार्लियामेंट में एक नए गठबंधन ने उनको उखाड़ फेंका है और उनका जो चरम दक्षिणपंथी शासन है समाप्त। जो बीबी हैं, किंग बीबी, इन्होंने अपने लोगों को बड़ा खुश किया, पैलेस्टीनियंस पे बहुत हार्ड रहे, ऑर्थोडॉक्स जूइश पार्टीज से दोस्ती की, जूइश सेटलमेंट्स को पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, ह्यूमन राइट के खिलाफ जाके फैलाते रहे, गाजा पे धमाधम बमबारी की, अमेरिका के ईरान डील JCPOA का विरोध किया, सीरिया ईरान में घुस घुस के ऑपरेशन किए, 4 अरब देशों से दोस्ती की, इसलिए इनको लिटरली भगवान का दर्जा वहां मिल गया। लेकिन इनका ही जो चीफ ऑफ स्टाफ था नफ्ताली बेनेट जो हैं, नफ्ताली बेनेट इनको भगवान मानने से मना करता रहा और इनके खिलाफ ही उसने पूरी क्रांति कर दी। जैसे भारत में अभी चिराग पासवान के खिलाफ हो गई, पूरी पार्टी चली गई, वो भाई साहब ऊपर अकेले बॉस बन के बैठे रह गए। तो वो बहुत बड़ा एक कहानी है भारत के पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लेसन में, जो चिराग पासवान के साथ अभी हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। न्यू लीडर्स जो अब आए हैं वो मध्यम मार्गी यायर लपीद हैं और जो राइट विंग प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है। नफ्ताली इन्हीं के चीफ ऑफ स्टाफ थे पहले बीबी के, और नेतन्याहू इतने ज़्यादा भड़के में बोलते हैं कि मैं इन खतरनाक वामपंथियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, और क्योंकि मेजॉरिटी बहुत कम है नए लोगों के पास, तो हो सकता है ये सरकार गिर भी जाए। बीबी ने लगातार ऑस्लो अकॉर्ड जो 1990s में हुए थे उनका विरोध किया था, और उसी के दम पे अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बना के लिकुद पार्टी के 43 ईयर्स की एज में ही चीफ बन गए थे। और जब प्राइम मिनिस्टर यस्ताक रबीन की हत्या की थी एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने, कई लोगों ने सीधे सीधे दोष नेतन्याहू के भड़काऊ भाषणों को दिया था, जिससे भड़क कर उस आदमी ने राबिन की हत्या कर दी थी। बहुत बड़ा कांड हुआ था वो। 1996 में सबसे यंग पीएम इजराइल के बने, 1999 में हार गए, और जब फिलिस्तीनियों का दूसरा इंतिफादा उसी समय शुरू हुआ था। फिर 2009 में लौटे और अभी तक कंटिन्यूसली 12 साल से थे। लेकिन पिछले 2 सालों में 4 चुनाव होने के बाद ये सरकार नहीं बना पाए, तो लोगों का इन पे से भरोसा कम हुआ, और 11 दिन के वॉर के बाद जब इन्होंने हमास के साथ सीज फायर किया तो राइट विंग वाले इनसे बहुत नाराज हो गए, और यही समय था बेनेट को मौका मिला 8 पार्टियों को जोड़कर बीबी को उखाड़ फेंका। तो यही राजनीति है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के हमारे एनालिसिस? फटाफट हमें कमेंट थ्रेड में बताइए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और अपने साथियों को जोड़ें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों 6 जुलाई से एसएनटी क्रैकर और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर आ रहा है। आज के आज इसमें एनरोल करके अपनी जगह सुनिश्चित करें। बहुत प्यारे प्रोग्राम्स हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त। कल मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।